बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखे बैन करने के मसले पर एनजीटी ने सख्त रुख अपना लिया। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एनजीटी ने पटाखे बैन करने के लिए सभी राज्यों से कल तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पटाखे बनाने वाली कंपनियों की एसोसिएशन ने भी दलील दी और बताया कि पटाखे बैन करने से इस कारोबार से जुड़े 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन एनजीटी ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। इसलिए एनजीटी ने राज्यों से 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने पर राय मांगी। हालांकि ओडिशा और राजस्थान के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगा दी। कोविड के बढ़ते मामले और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एनजीटी हरकत में आ गई है। एनजीटी ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर शुक्रवार शाम 4 बजे तक जवाब दायर करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोपहर में मथुआ समुदाय के लोगों के साथ अमित शाह खाना खाएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के घर खाना खाया था। यही नहीं, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में ममता सरकार का जाना तय है। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। अमित शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आलू और प्याज के बढ़े दामों को कौन देखेगा। ममता ने दावा किया कि वो इस मामले में पीएम को चिट्ठी लिखकर आलू प्याज का कंट्रोल राज्यों को देने या फिर उनके दाम कम करने की मांग करेंगी। ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कई लोग महामारी कानून को नहीं मान रहे हैं और बिना परमिशन के रैली कर रहे हैं। ममता ने केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों की रेड से कोविड फैलाने का भी आरोप लगाया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भोपाल में प्रशासन ने उनके कॉलेज के एक हिस्से को जमींदोज कर दिया, जिसे अवैध बताया जा रहा था। आरिफ मसूद ने कुछ रोज पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के उनके देश में हुए आतंकी घटनाओं को इस्लामी आतंकवाद से जोड़ने के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद एक दिन पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब भोपाल नगर निगम के अमले ने बड़े तालाब के डूब क्षेत्र में मौजूद कांग्रेस विधायक के अवैध कब्जे को कुछ मशीनों की मदद से धराशायी कर दिया, जिसके बाद वहां धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी। भोपाल नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ऐसा करके उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उस पे हाईकोर्ट का स्टे था। ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। इस कार्रवाई के विरोध में आरिफ मसूद के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आई, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप में आरिफ मसूद को फिर गिरफ्तार किया जाएगा। पहले मामले जो है उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, इस मामले में पुनः हुई। कार्रवाई के दौरान वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। कई जगहों पर पुलिस वालों को तैनात करके इमारत के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कॉलेज को न तोड़े जाने की मांग की और वहीं धरने पर बैठ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की निंदा करते हुए इस कार्रवाई को गलत ठहराया। प्रशासन के द्वारा चोरों की तरह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि शिवराज सरकार ने आरिफ मसूद के खिलाफ हुई कार्रवाई को सही ठहराया। इसमें कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को पूरा किया गया।
चीन की गीदड़ भभकियों का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बुल स्ट्राइक नाम के इस सैन्य अभ्यास में नेवी के साथ वायुसेना और थल सेना ने भी हिस्सा लिया, जिसमें दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने की काबिलियत जांची गई। सामने आई तस्वीरों में एक जंगी जहाज के अंदर से खास तरह के टैंक निकलते दिखे। ये टैंक जमीन पर चलने के साथ पानी में भी तैर सकते हैं, जिनके जरिए दुश्मन पर समुद्र के रास्ते हमले का अभ्यास किया गया। ड्रिल में नौसेना के मार्कोस कमांडो के अलावा सेना के पैरा कमांडो भी शामिल हुए, जो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे सुपर हर्क्यूलिस विमान से छलांग लगाते नजर आए। जल्दी ही ये जवान अपने पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतर गए और हमले के लिए तैयार हो गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी जवानों को वहां उतारने का अभ्यास किया गया। दिल्ली का प्रदूषण इस साल में पहली बार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरी दिल्ली का औसत स्तर भी 400 के पार पहुंच गया, जिसे प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। कई अहम जगहों पर हवा से प्रदूषण के कण कम करने की कोशिश भी होती दिखी। जहाँ पर ये स्तर काफी ज्यादा होता है वहाँ पर इस तरीके से स्मॉग गन लगाई गई है। स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण के कणों को हवा से हटाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर पानी के छिड़काव के साथ टैंकर काम पर लगाए गए। हालांकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में सरकारी एजेंसियां इसी तरह से पानी का छिड़काव कर रही हैं, लेकिन उसका कोई असर प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों में नहीं दिखा। वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क और उसके साथ ही आंखों में चश्मे की जरूरत है। सुबह के वक्त दिल्ली में विजिबिलिटी तो एक दिन पहले के मुकाबले बेहतर रही, लेकिन हवा पहले से कहीं ज्यादा जहरीली हो गई। आंखों में जलन होती है और धुंधला दिखाई देता है। आना बंदी करना पड़ेगा और थोड़े टाइम में अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जो रोज सुबह खुली हवा में सैर के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण को मापने के लिए जितने भी मीटर लगाए गए हैं उन सभी में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना रहा। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 9 बजे AQI का स्तर 473 रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के बॉर्डर से लगने वाले दिल्ली के नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के करीब रहा। कुछ ऐसे ही हाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी रहा, जहां AQI 490 रिकॉर्ड किया गया। द्वारका में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा, AQI 476 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली के वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 484 रिकॉर्ड किया और पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में AQI का स्तर सुबह 9 बजे 468 रहा। जबकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने के आसार नहीं है, क्योंकि न तो दिल्ली में जल्द बारिश के आसार हैं और न ही हवाओं की रफ्तार बढ़ने के। मौसम विभाग का कहना है कि एयर क्वालिटी तभी बेहतर हो सकती है जब तेज हवाएं दिल्ली में चले। मौसम विभाग के लिए भी दिल्ली का ये मौसम अब हर साल होने वाली आम घटना जैसा ही है। यही पीरियड होता है जब विंड कम रहता है, टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग और जो है ना पराली वगैरह चलाया जाता है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को कसूरवार बताया। दुख की बात यह है कि कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। दिल्ली के करीब गुरुग्राम का भी हाल बेहद खराब रहा। सूरज निकलने के कई घंटों बाद भी सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जली दिखी। स्मॉग की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक और अहम फैसला लिया, जिसकी जानकारी खुद CM केजरीवाल ने ट्वीट करके दी और बताया कि राजधानी में 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इस बार दिवाली पर पटाखे बेचना और खरीदना दोनों ही गैर कानूनी होगा। यानी तय है कि इस बार दिल्ली में दिवाली आतिशबाजी के बिना ही होगी। ये फैसला कोरोना संकट के बीच प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर हुई बैठक में लिया गया। CM केजरीवाल के मुताबिक कोरोना संकट के बीच प्रदूषण का बढ़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं के अलावा ऑक्सीजन और ICU बेड भी बढ़ाए जाएंगे।